अब आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हो 3D में वो समझो। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना हुआ जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन है ये कहलाता है 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इस पे तीसरी एक्सिस जो आती है वो ऐसे आती है, जैसे मेरा मार्कर है बिल्कुल परपेंडिकुलर सामने की तरफ। अब इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से कॉपी पे ड्रॉ कर देते हैं। लेट से ये जेड एक्सिस है, तो ये है कहाँ पे, ये आपको इमेजिन करना होगा। बनी तो ऐसे हुई है, लग रहा है कि तीनों एक ही प्लेन पे है, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है जेड एक्सिस वो ऐसे सामने आई, सामने की तरफ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये आपका 3 डायमेंशन हो जाएगा। अब एक मिनट, पेन दिखाना, पेन है, 3 पेन मिल जाएंगे, एक पेन और दो अगर होता है तो, मैं समझाता हूँ आपको। है पेन मेरे बैग में भी हो सकता है ऐसे। बस 1 मिनट दे रहा हूँ, लिखना हो गया बस। जैसे ये मान लो आप, ये मेरे पास जो 3 पेन है ये हमारी 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहां से देखते हैं, ये अब एक पेन ब्लू वाला जिसका ब्लू कैप है ये आपकी तरफ इंडिकेट हो रहा है, एक ये इधर हो गया, ठीक है, और एक ये ऊपर हो गया। ये ऐसे हमारी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, इसको ऐसे देख लो, चाहे कहीं से भी देख लो, ये तीनों जो लाइंस हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब ये मान लेते हैं जो आपकी तरफ पॉइंट आउट है ये वाई एक्सिस है, जो मेरी तरफ ये ग्रीन पेन है मेरी तरफ है ये एक्स एक्सिस है, और जो ये ऊपर की तरफ पेन लगा हुआ है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये है आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस देखनी है तो मैं इस पेन को हटा के यहाँ पीछे लगा दूंगा, तो ये हो गई मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाली। ठीक है, तो इधर हो गई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर रखेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब बताओ नेगेटिव वाई एक्सिस किधर होगी? बिल्कुल इसके पीछे आ जाओ, ये हटाए यहाँ से, ये पीछे लगा दें अगर हम यहाँ पे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। और नेगेटिव जेड एक्सिस कहाँ पे होगी? ये ऐसे नीचे हो गई नेगेटिव जेड एक्सिस। इमेजिन हो गया? अच्छा, अब ये वापस आ जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इनसे बना हुआ यहाँ पे एक रूम हो गया। रूम का मेरा मतलब यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो, यहाँ पे एक रूम टाइप बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑक्टेंट, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। इसकी जो साइड वाला रूम है, साइड वाले रूम में बताओ कौन सी एक्सिस नेगेटिव है? इसके साइड वाले रूम में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव हो गई, तो ये आपका सेकंड ऑक्टेंट होता है, दूसरा ऑक्टेंट। तीसरे ऑक्टेंट में आप इसके पीछे आ जाओगे इस तरफ, यहां से उठ के यहाँ पे आ जाए। अब बताओ यहाँ कौन कौन सी एक्सिस नेगेटिव हो गई? एक तो एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गई और एक वाई एक्सिस नेगेटिव हो गई, जेड तो भी पॉजिटिव ही है, तो ये आपका थर्ड ऑक्टेंट होता है। इसके साइड में आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ, ये फोर्थ ऑक्टेंट है। बताओ कौन कौन सी एक्सिस नेगेटिव है? क्यों? एक्स तो पॉजिटिव है, इधर आ गया ना आप, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड अभी भी पॉजिटिव है। तो ये हम 4 ऑक्टेंट में घूम लिए, यहाँ यहाँ इधर और इधर। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, ये अब यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये सॉरी ये तो ऐसे रहेगा, ये जेड एक्सिस को उठा के ना अब ये नीचे कर देते हैं, ये नेगेटिव जेड एक्सिस। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल नीचे आ गए, फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे, ये आपका फिफ्थ ऑक्टेंट है, जिसमें आपका एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव। कौन सा ऑक्टेंट है? पांचवा। छठा इसके साइड में नीचे होगा, जो सेकंड के नीचे होगा। बताओ कौन सी एक्सिस नेगेटिव होगी? एक्स नेगेटिव होगी और जेड एक्सिस नेगेटिव होगी, है ना, और वाई आपकी पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद ये पांचवा छठा, इसके पीछे सातवां आ जाएगा ये। तो सातवें में जब इधर आएंगे पीछे, तो एक तो देखो जेड तो नेगेटिव चल ही रही है अब, तो इधर आ जाएंगे पीछे तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। और जब एट्थ में आएंगे, फोर्थ के ये थर्ड के नीचे एट्थ में जब आएंगे, तो एक्स पॉजिटिव, जेड नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ये आपके 8 ऑक्टेंट बन जाते हैं। इस तरह से साइन सिस्टम को याद करना टफ जॉब है, टफ जॉब है ना। मैं आपसे पूछूंगा एक पॉइंट है 4,5,-3, बताओ किस ऑक्टेंट में है, तो आपको ऐसे बना बना के देखने में टाइम लग जाएगा। पहले बताओ ये सही में आया? तो पहले मैं थोड़ा सा जो लिखवा रहा हूँ वो 11th क्लास का है, थोड़ा सा लिखवाऊंगा जो मैं। तो अब हम ऑक्टेंट का साइन सिस्टम कैसे याद रखेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखो, पेन चाहिए? मैं भी, एक पेन है हमारे पास, एक कॉपी चाहिए मुझे, थोड़ा सा और समझाना है, अभी फिलहाल ले लो। देखो अब आप साइन सिस्टम ऑक्टेंट का कैसे याद रखेंगे? प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ये क्वाड्रेंट के साइन याद है आपको? ये क्वाड्रेंट होता है। यस प्लस प्लस फर्स्ट हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए।
इन चार क्वाड्रेंट के साथ आप तीसरे साइन को प्लस कर दो, तीसरे को यानी कि z को प्लस कर दो, तो ये आपके 1 2 3 4 शुरू के चार ऑक्टेंट है, शुरू के चार ऑक्टेंट हो गए। अब दोबारा से लिखते हैं, फिर से प्लस प्लस, फिर से माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस, फिर से प्लस माइनस। हाँ, शुरू के चार में z पॉजिटिव है देखो। अब ये मैंने फिर से कोई साइन सिस्टम लिखा, प्लस प्लस माइनस प्लस, इसमें मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आपका हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट और एट ऑक्टेंट। यूज कैसे करेंगे ताकि फास्ट यूज हो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले ना आप ये दो साइन देखेंगे, सबसे पहले तो दो साइन देख के आपको कोऑर्डिनेट याद आ जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा प्लस प्लस, आपने देखा माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, आपको कोऑर्डिनेट याद आ जाएगा। आपने पहले दो साइन देखे, कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया, उसके बाद आप थर्ड वाला साइन देखेंगे। अगर थर्ड पॉजिटिव है तो जो कोऑर्डिनेट आपने सोचा था वही ऑक्टेंट भी हो गया। भाई देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी है और ये सेकंड ऑक्टेंट में भी है, क्योंकि इसका ये वाला साइन प्लस है। लेकिन अगर आपने देखा पहले के दो साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, आपको याद आ जाएगा अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर आपने थर्ड वाले पे नजर डाली वो माइनस है, तो जो क्वाड्रेंट आपने सोचा था ना सेकंड, उसमें चार प्लस कर दो तो छठा ऑक्टेंट मिल गया। अब कैसे देखो, मान लो मैंने पॉइंट दिया -2 3, पहला आप मेरे को बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा बाद में दूंगा। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट के साथ अगर मैं आपको 7 दे दूं तो सेकंड ही रहेगा अभी, तो ये सेकंड ऑक्टेंट में है। लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस दे दूं तो अब ये सिक्स हो गया, सिक्स, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को डिसाइड कर सकते हो किस ऑक्टेंट में लाई। तो इस ट्रिक से हम फटाफट से किसी भी पॉइंट का पता लगा सकते हैं कि वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। अब आप फटाफट से नोट कर लो, मुझे आगे समझाना है, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, ना ही मैं इसका कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस आप समझ लो। इन केस कुछ छोटा मोटा पूछ लिया 11th क्लास रिलेटेड तो उसके बताना पड़ा। तो यही तरीका है इसको आसानी से याद करने का, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस से क्वाड्रेंट याद रखने हैं। तीसरा प्लस हुआ तो जो क्वाड्रेंट था वही ऑक्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर तीसरा माइनस हुआ तो जो क्वाड्रेंट था उसमें चार प्लस करो तो आपको उसका ऑक्टेंट पता चल जाएगा। हो गया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं लिख पा रहा हूं, क्वेश्चन में देख लेंगे जब आएगा सीधा। अब आप ये लिख लो, जैसे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, स्पेस में कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर किसी पॉइंट को डिस्टेंस देखना है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और ये डिस्टेंस होता है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस लिख लेना, ये होता है अंडर रूट, देखो वाई एक्सिस है ना तो वाई नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस अगर किसी पॉइंट का निकालना हो तो जेड नहीं आएगा। ठीक है, ये सब 11th क्लास में था, ये नोट कर लेना आप एक। ये मैं क्वाड्रेंट सॉरी ऑक्टेंट सिस्टम के साइन रब कर देता हूँ। डन हो गया। अब जब देखो, जैसे मैं भी आपको समझा रहा था कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाला, यहाँ पे हम जो भी पॉइंट लेंगे, यहाँ यहाँ इधर उधर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। तो जैसे अब आपको मैंने कहा क्वेश्चन में पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करके बताओ, तो वो पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो जब आप एक्स वाई प्लेन की सरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है। इसी तरह से पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, वाईजेड से बने हुए प्लेन पे अगर आप नहीं जाएंगे, उस सरफेस पे जाएंगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको हमेशा जीरो मिलेगा। इसी तरह से पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई जीरो होगा, जेड कुछ ना कुछ होगा, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है। राइट, ये भी नोट कर लो आप। नोटेड सर। ओके, अब बात करते हैं क्लास 12th में क्या है भाई। ये तो क्लास 11th में था, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह था, एक सेंट्रॉइड था और एक सेक्शन फॉर्मूला था, वो अभी भी यूज करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑक्टेंट सिस्टम बताना जो भी समझा ये बता दिया। पॉइंट ऑन एक्स आई प्लेन जब भी एज्यूम करना हो तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा। ऐसी वाई जेड प्लेन पे एक्स जीरो रहेगा और जेड एक्स प्लेन पे वाई जीरो रहेगा।
अब आप फिर से समझो फिगर। नोट कर लिया? मुझे पेन दे दो, एक मिनट मैं वापस करता हूँ। ये पेन और चाहिए होगा, अभी दे रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब आप समझो स्पेस में हम कैसे लाइन किस तरह से वेक्टर को बनाएंगे। मैं फिर से वही चीज बनाता हूँ जो पहले बनाई थी। ये ग्रीन वाला पेन मेरी तरफ रहेगा, ये वाला पेन किधर था हमारा, ये ग्रीन वाला, ये वाला, ये ऊपर था, ये ऊपर आएगा, जेड एक्सिस आएगी, और ये हमारी आपकी जो पॉइंट आउट हो रही है आपके सामने की तरफ, वो आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मैंने यहां पे देखो एक और पेन निकाला, येलो। ये ओरिजिन से ऐसे जा रहा है इधर, तो ये स्पेस में आ रहा है। मैं इस फिगर को कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, देखो ये मेरा ऐसे आ रहा है, मान लेते हैं ये ऐसे स्पेस में जा रहा है, पकड़ने। हाँ, मतलब ये ओरिजिन से मैंने निकाल दिया एक पॉइंट, यहाँ स्पेस में पॉइंट लिया फर्स्ट ऑक्टेंट में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए, और मैंने उस पॉइंट को क्या करा, इस ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो मान लो वो ये पेन हो गया। ठीक है, ये हो गया ये वाला पेन। अब देखो ये वाला पेन, मैं आपको सिर्फ पहले इसको एक्स एक्सिस से दिखाता हूँ, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, सीधे हाथ से पकड़ता हूँ, थोड़ा ग्रिप नहीं बन रही ना, फिर से पकड़ते हैं। ओहो, क्या हो रहा है ये? एक मिनट, ये मान लो आप, ठीक है, और ये पेन मैं आपको ऐसे ला के दिखाता हूँ, ये मेरा ऐसे आ गया, ये आ गया पेन। अब ये पेन किस में, देखो हवा में ही है, स्पेस में कहेंगे इसको हम। ये जो पॉइंट पेन का टिप है, ये जो येलो पेन का टिप है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। ठीक है, ये पेन, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली। इस पेन का देखो, इस पेन का यहां से कुछ एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है ना, इस पेन का एक्स एक्सिस से कुछ एंगल है, लेट से ये एंगल आपका अल्फा है, हमने अल्फा मान लिया। अब मुझे यहां से ये अल्फा एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन के टिप से, ये जो टिप है इसका, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ऐसे ड्रॉप कर दे, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। उस राइट ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, ग्रीन पेन और येलो पेन के बीच में जो एंगल होगा अल्फा होगा, और ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया। अब आप मेरे को बताओ ये बेस कितना होगा, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, और वहां से आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये बेस कितना होगा, ये एक्स होगा, करेक्ट गौरिका, ये एक्स होगा, और ये परपेंडिकुलर हमको मालूम नहीं कितना होगा। ये हाइपोटेन्यूज बता सकते हो, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये जो पॉइंट पेन का टिप है, और ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, Yes, sir. Under root x ओरिजिन से square एक्स वाई जेड का डिस्टेंस, 10th क्लास वाला फॉर्मूला 11th में यूज करा। अंडर रूट के अंदर, लो पेन ही गिर गया, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यही होगा ना। जो इस पेन की लंबाई होगी, फिर से आप देखो, ये जो इस पेन की लेंथ होगी, यार टिक नहीं रहा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है हमने, ये एंगल अल्फा माना हुआ है, ये बेस हमारा एक्स है, तो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगाऊं, मेरे पास बेस है और मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, cos theta कॉस एल्फा। कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा हो जाएगा बेस जो कि हमारा एक्स है, और ये हाइपोटेन्यूज जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इस फिगर को जब आप अपनी बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में, तो ये फिगर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो ऐसी होगी, देखो आप समझे मेरी बात, जो मैंने कॉस एल्फा बोला आपको कैसे निकला, वो अब फिगर आप जब देखेंगे बुक में तो ऐसी नजर आती है, ये 3 एक्सिस हो जाती हैं, जो हमारे 3 पेन थे, वो जो येलो पेन ऐसे आ रहा था, वो येलो पेन आपको बुक में ऐसे दिखाई देगा, ये पी पॉइंट है, जिसको मैं पेन का टिप कह रहा था, ये एक्स वाई जेड हो गया। यहां से मैंने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था ऐसे, राइट। इसको मान लो हमने पॉइंट एम नाम दे दिया, ये ओरिजिन है, तो इसको हमने क्या मान लिया था, एक्स हो गया ये, क्योंकि एक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप। ये जो लेंथ है ये हो गई आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एंगल हमने कितना माना था अभी, अल्फा। ये वही फिगर है जो मैं आपको भी बना के दिखा रहा, इस ट्राइंगल से हमने क्या निकाला, कॉस एल्फा। कॉस एल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही हो गया, यही हो गया ना। इसी तरह से हम उसी फिगर में वापस आए, और उसी पेन से अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इसी पॉइंट से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा सामने,
वाई एक्सिस पे मान लेंगे, वाई एक्सिस से इस जो ये लाइन जा रही है ओपी लाइन, उसका एंगल अगर हम ये बीटा मान लें तो मेरे को बता सकते हो कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा sin alpha y upon x square plus y बिल्कुल square y अपॉन सेम अंडर रूट, क्योंकि पेन की लंबाई हाइपोटेन्यूज रहेगी हर केस में, बेस इसमें y हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, और ऐसे ही जब आप z एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा cos गामा z अपॉन अंडर रूट सेम ये। और ये जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यूज आप लिख रहे हो, इन वैल्यूज को डिनोट किया जाता है L M और N से। ये लेटर फिक्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इनको बेसिकली बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, ये वेक्टर का ही पार्ट बता रहा हूं जो मैंने आपको वेक्टर में नहीं बताया। एनसीईआरटी में डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मैं इसको 3D ज्योमेट्री में ही डिस्कस करता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन क्यों? अब मान लो मैंने इस ओपी को एक डायरेक्शन दे दी ओ से पी की तरफ, वो जो पेन था मेरा ओ से पी की तरफ, बताओ डायरेक्शन देने के बाद वो पेन क्या बन चुका है? डायरेक्शन दे दी है मैंने उसे, vector Position vector of P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। वो वेक्टर ओरिजिन से निकल के जा रहा है, तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से हमेशा अल्फा मानेंगे, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा माना जाएगा। इंटरचेंज नहीं करोगे आप। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालने के लिए वो जो वेक्टर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी जो वेक्टर बनेगा उसमें आई का कोफिशिएंट वो, और डिवाइड में उस वेक्टर की लेंथ, ये आपके कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, जिसको आप डिनोट करेंगे एल से। ये जो वैल्यू है इसको आप एल से डिनोट करेंगे, ऐसे ये एम होगा और ऐसे ये एन होगा। ये तीन वैल्यू जब निकलती हैं तो इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। नोट करो जल्दी से। हाँ ले लो कौन कौन से। तो डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली एक वेक्टर या वेक्टर के अलोंग जो लाइन जा रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप, उसके एक्स वाई जेड एक्सिस से बने हुए एंगल्स में कॉस की वैल्यूज होती है, कॉस की वैल्यूज, साइन की नहीं। अच्छे से याद करनी है ये वाली वैल्यू, मैं इसको ब्लॉक में डालता हूं। sir हाँ बोलो। sir तो beta is 90 minus alpha no? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आपको फिर दिखाऊं फिगर, 90 माइनस अल्फा नहीं, कुछ भी हो सकता है वो। अभी रुको, इनको लिखने दो, मेरे को पेन फिर से चाहिए होंगे, मैं फिर से दिखाता हूँ। Okay. ये तीनों एंगल, ऐसा नहीं है कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 ही होगा, ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो जो लाइन बीच में जा रही है वो दोनों एक्सिस से किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती है। वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, वो इस 2 डायमेंशन फिगर पे तो ऐसे ही लग रहा है। और जेड एक्सिस से एंगल तो दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये गामा एंगल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ फिगर बना के, आप ही Okay, नोट sir. कर लो एक बार। सर एनसीईआरटी में तो एक्स वाई जेड को उन्होंने ए बी सिलेक्ट करा है। अभी बताऊंगा, अभी आप लिखते जाओ बस, अभी Noted. एबीसी प्रोड्यूस करने वाला हूं मैं। Noted, sir. ओके अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, ये ओपी वेक्टर अगर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे ओपी वेक्टर? इसका पोजीशन ऑफ पी वेक्टर। हाँ तो बता दो ना कैसे बनेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, बता दो कैसे बनेगा। xy plus yg प्लस जेड, ठीक है, बस ऐसे तो बनेगा भाई। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन से अगर उसको ज्वाइन करके वेक्टर बना रहे हो तो एक्स आई क्या प्लस वाई जे प्लस जेड, ठीक है, ये वो वेक्टर है। इस वेक्टर के जो एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बने हुए हैं वो इससे निकल आएंगे। अब आप ध्यान से देखो, जो एक्स है वो क्या है यहाँ पे, एक्स हमारे देखा जाए तो वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट है, और डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देखा जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे ये आर वेक्टर है, सपोज करो ये आर वेक्टर है, कुछ नाम दे दिया मैंने इसको आर वेक्टर, तो जो इसका एल होगा वो क्या होगा, इसका एल होगा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका जो एम होगा वो क्या होगा, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और इसका जो एन होगा वो क्या होगा, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है भाई। ओपी के अलोंग जो वेक्टर है वो ये है, और अगर मुझे एलिमेंट चाहिए यानी डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो आई कैप के कोफिशिएंट को मैं डिवाइड कर रहा हूं उसी वेक्टर की लंबाई से, वही तो है ये। अच्छा अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई,
आप ही नोट करो तो मुझे बस यस बोल देना ताकि मैं थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू करूँ। यस सर, नोटेड। Yes. अच्छा, अब आप मेरे को यस नो में जवाब देना सर। क्या ये पॉसिबल है कोई वेक्टर ऐसे जा रहा था, ओपी वेक्टर, वो एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री एंगल और वाई एक्सिस से बना रहा है 45 डिग्री एंगल और जेड एक्सिस से बना रहा है 120 डिग्री एंगल? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? 30, 45 और 120 प्लस क्यों कर रहे हो तीनों को? प्लस क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं तो। एक्स एक्सिस से वेक्टर इंक्लाइंड है 30 डिग्री एंगल पे, वाई एक्सिस से इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंगल पे और जेड एक्सिस से एंगल देख रहे हैं तो 120 डिग्री एंगल बनता है। कैसे चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं? सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर करो, इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर करो, वर्बली करो मेरे साथ, इसका स्क्वायर करो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर में वही होगा, वाई स्क्वायर अपॉन वही सेम आ जाएगा नीचे और जेड स्क्वायर अपॉन सेम आ जाएगा। अब मैं आपको कहूंगा तीनों का स्क्वायर कर लिया, आपको क्या कर लिया? मैं कहूंगा अच्छा तीनों को प्लस कर दो, ऐड कर दो, बताओ क्या बनेगा? 1। 1. 1 बनेगा। सोचो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बेस तो सेम होंगे, ऊपर के ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेस नीचे का सेम, तो 1 बनेगा। इसका मतलब जब हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू में ऐड करते हैं कॉस स्क्वायर बीटा और उसमें ऐड करते हैं कॉस स्क्वायर गामा, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1 एज ए फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अब मैंने कहा अल्फा एंगल है 30 डिग्री, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना अभी, अल्फा एंगल है 30 डिग्री, बीटा एंगल है 45 डिग्री और गामा एंगल है 120 डिग्री। चेक करते हैं पॉसिबल होगा नहीं होगा। क्या करेंगे? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर कर दो तो 3/4 हो गया। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर दो 1/2 हो गया। और गामा की वैल्यू मैंने बोली थी 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो गया। क्या इन तीनों का सम मिलाकर 1 बनेगा? इन तीनों का सम देखना, नहीं बनेगा। इसका मतलब जो मैं 3 एंगल बोल रहा हूं, कोई वेक्टर इन 3 एंगल से कोई ना कोई एंगल गड़बड़ है, क्योंकि इन तीनों का सम इक्वल टू 1 नहीं आ रहा। तो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम तीनों एंगल क्या क्या होंगे, लेकिन एक बात श्योर होगी, तीनों में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू तो 1 ही आनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके 1 बन रहा है, राइट? हाँ, ये हो सकता है। बोलो बोलो। सर वो सही कि तीनों एग्जिस्ट करना जरूरी है, कभी कोई जीरो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगर आपका जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर आ जाए तो जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का। फिर अगर मान लो मैं कहूं कि ये वाला जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर चिपक गया, तो ये अभी जेड एक्सिस तो ऐसी होगी, तो इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो जेड एक्सिस से 90 डिग्री हो जाएगा और एक्स और वाई एक्सिस से जो भी बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। मतलब ये 30 होगा तो फिर ये 60 होगा और जेड एक्सिस से तो फिर 90 हो जाएगा। ओके। आप सब इमेजिन कर पा रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ओपी है ना, Yes. ये ऐसे इस वाले प्लेन पे नहीं है एक्चुअल में, वो ऐसे इस तरफ होगा कहीं इधर बाहर की तरफ, और जेड एक्सिस सामने की तरफ आ रही है। सर ये वाली Yes. कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी कि 1 वाली? हमेशा हमेशा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से इंक्लाइंड है, कितने भी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसमें इन तीनों के स्क्वायर का सम आप करके देखोगे हमेशा 1 आएगा, हमेशा। तो एंगल कोई ना कोई गड़बड़, 3 में से कोई एक एंगल गड़बड़, 2 भी गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा, अभी करोगे ना? क्वेश्चन तो सारे करवाऊंगा मैं आपको, टाइप तो कवर सारी करूंगा, पहले सारी चीजें बता दो ना, फिर कुछ चीज और बता देता हूँ जरा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो L की वैल्यू है वो एंगल पर डिपेंड करेगी, भाई cos अल्फा एंगल कितना है, और M की वैल्यू और N की वैल्यू, ठीक है? सपोज करो ये हाफ आ रहा है, ये √3/2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मान लेते हैं। तीनों का स्क्वायर करके देखा वो 1 भी आ रहा है, लेकिन तीनों वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट ही होंगे, एंगल डिफरेंट होंगे। मैं चाहता हूं इन तीनों की वैल्यू को एक रेशियो में सेम बना दिया जाए। कैसे करेंगे? L M N, 3 नंबर है हमारे पास, cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यूज, इसको डिवाइड किया A से, इसको डिवाइड किया B से, इसको डिवाइड किया C से, और लेट अस से ये रेशियो इक्वल हो गया। एलिमेंट वैसे इक्वल नहीं थे, जब मैंने 3 नंबर से डिवाइड किया तो मान लेते हैं रेशियो सेम हो गए। अब ये तीनों सेम हो गए,
तो जिससे आपने डिवाइड किया, ये जो 3 नंबर हैं ABC, ये कहलाते हैं बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज। वो 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस को सेम रेशियो में बना देते हैं या प्रोपोर्शन में ले आते हैं, तो ये 3 नंबर बेसिकली कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल मान लिए गए, हमने मान लिया कि ये इन तीनों को डिवाइड करके सेम रेशियो में आ जाएगा। हमने कहा चलो तीनों सेम है, लेट से तीनों की वैल्यू है लैम्डा, तीनों सेम हो गए ना, तो तीनों की वैल्यू को क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। एल की वैल्यू जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगी, ए लैम्डा, ए लैम्डा, एम की वैल्यू बी लैम्डा, लैम्डा, और एन की वैल्यू सी लैम्डा। ये हो गई। लैम्डा भी अननोन क्वांटिटी है हमारी, लैम्डा नहीं जानते हम क्या होगा। अच्छा ये भी देखो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को प्लस करने से तो 1 हो जाता है भाई, तो एक काम करो, इन तीनों के स्क्वायर को प्लस करके 1 के इक्वल रख लो। इसका, इसका और इसका, तीनों का स्क्वायर बोलना। हाँ, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ऐसे बोल देते हैं ना, बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर ये रह जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू बोल देना जरा यहाँ से, यही होगी ना, देखो अंडर रूट ए यही स्क्वायर होगी ना, प्लस बी स्क्वायर और प्लस साथ में क्या होगा, प्लस माइनस साइन भी होगा। आप इसमें से कोई सा भी एक साइन पिक कर सकते हो, या तो प्लस या माइनस, कोई भी एक ले सकते हो। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये हमेशा प्लस लेके चलते हैं। अब बताओ, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को प्लस ले लूं तो यहां पुट करने से एल की वैल्यू क्या बन गई, ए अपॉन अंडर रूट A ए upon स्क्वायर प्लस A बी square. स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू बन गई बी अपॉन अंडर रूट सेम, और एन की वैल्यू बन गई सी अपॉन अंडर रूट सेम। ये एलएमएन फिर से आ गए, लेकिन ये किसके टर्म्स में आ रहे हैं, ये तो एबीसी के टर्म्स में आ रहे हैं। और एबीसी क्या है, वो 3 नंबर थे जिन्होंने एलएमएन को सेम रेशियो में बनाया था, यानी वो जो 3 नंबर थे एबीसी, उनको हम 3D की भाषा में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अच्छा जरा आपने बताना, जो अभी मैंने रब कर दिया उसमें एल की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल यही थी लिखी थी, ऐसे एम लिखा था, ऐसे एन लिखा था। अगर मैं आपसे एलएमएन की वैल्यूज को कंपेयर करवा दूं, अगर मैं कहूं ये एल को एल से कंपेयर करो, एम को एन से और एन को एन से, क्योंकि एलएमएन तो सेम ही है, मान लो एक ही वेक्टर के चल रहे हैं, तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, A is equals to x, B is X equals is to y, C proportional is to equals A. वो to जो z। ए है वो तो एक्स है इसका मतलब, और जो बी है वो वाई है, और जो सी है वो जेड है। तो कंक्लूजन ये है, हमारा जो वेक्टर आर वेक्टर था, ये हमारा आर वेक्टर था, यही था ना, ओपी को ज्वाइन करके, इसमें जो ये एक्स वाई जेड है, जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड वेक्टर के, आई जे के, एक्चुअल में वही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, यही तो ए है और ये बी है और ये सी है। तो डायरेक्शन रेशियोज कहीं से ढूंढने नहीं होते हैं, ये जो वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर गिवन होता है, उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट्स आप देखते हो, आप बोलते हो ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा 2i माइनस 3j प्लस 7k, ये भाई एक वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो आप बोल सकते हो मेरे को 2, -3, 7, ये एबीसी की वैल्यूज है। और एक बात और, ये देखना जरा, एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, ये रेशियो आपस में इक्वल है। अगर मैं इस रेशियो को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अभी भी इक्वल रहेगा, यस सर। तीनों में Yes, मल्टीप्लाई sir. होगा, अभी भी इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इक्वल होगा क्या रेशियो, हाँ बिल्कुल यस होगा। सर। इसका मतलब हम एबीसी को इनफाइनाइट नंबर्स में बना सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे ए मेरा 2 है, बी मेरा -3 है और सी मेरा 7 है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, 2 -3 7। दूसरे बच्चे ने आंसर क्या दे दिया, उसने कहा जी मेरे डायरेक्शन रेशियोज तो आ रहे हैं 4 -6 14। तो बताओ उसने क्या किया है, मैं 2 से डिवाइड कर दिया। उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज को, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में जाते हुए करोड़ों करोड़ों वेक्टर्स हो सकते हैं। भाई एक वेक्टर ऐसे पैरेलल जा रहा है, मान लो इसके पैरेलल में इधर 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 नीचे ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स इसके पैरेलल चल सकते हैं। तो हम जब इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे तो हम उसको मॉडिफाई करके ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स करके बोल सकते हैं। तो इसका मतलब
किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कुड बी इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर यूनिक। ये बहुत सारे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई वेक्टर है, अगर ये एक बार एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना चुका है अपना, तो अब दूसरा एंगल नहीं बना सकता। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल है तो 30 ही डिग्री रहेगा। आप भले ही इसकी लंबाई को बढ़ा लो चाहे कम कर लो, मैग्नीट्यूड में फर्क कर लो आप, लेकिन अगर इसका एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री रहेगा। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होते हैं। अभी सुनते रहना बात मेरी। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 - 3 7 है, यही है। या दूसरे बच्चे के क्या है? 4 - 6 14 है। मैं दोनों बच्चों को इक्वल मार्क्स दूंगा। फिर मैं कहूंगा दोनों बच्चों को, चलो भाई मेरे को भाई पहले वाले स्टूडेंट को बोलूंगा मैं, मेरे को जरा अपने डायरेक्शन रेशियोज से एल कैलकुलेट करके दो, डायरेक्शन कोसाइन पहला वाला कैलकुलेट करके दो। तो बच्चा कैसे कैलकुलेट करेगा? वो कहेगा जी अभी कैलकुलेट करता हूँ। एल इज इक्वल्स टू, वो ये वाला 2 लेगा और डिवाइड में क्या रखेगा? बोलो, डिवाइड में क्या रखेगा? 4 + 9 + 4 49 + 9 + 49 कितने हो गए? 4 + 9 + 49, 4 + 9 13, 13 और 49 62 हो गया, √62। वो कहेगा जी मैंने एल निकाल ली। मैं कहूंगा ठीक है भाई आपका ओके है। मैं दूसरे बच्चे को बोलूंगा जिसने डायरेक्शन रेशियोज को डबल कर लिया था, मैं कहूंगा भाई बेटा आप भी निकालो जरा अपना डायरेक्शन कोसाइन। वो भी निकालेगा, देखते हैं जरा सेम आएगा या अलग आएगा। इसमें आएगा ऊपर 4, डिवाइड में क्या आएगा देखते हैं। डिवाइड में आएगा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 36 कितने हो गए? यहाँ ऐड कर लेते हैं ना, और 14 का 196, 248। क्या ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन सेम है या अलग अलग है? देख के बता सकते हो? ये दोनों सेम है, देखो दिखाओ, सेम। सेम ही है। Same, इसको sir. सिंपलीफाई तो करके देखो जरा। 248 का रफ पेपर लो, एलसीएम ले लो। 2 से गया 124, 2 से गया 62, ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, इस रूट में से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2√62। तो 2 से कैंसिल करके दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आ रहा है। और अगर तीसरे बच्चे को ले लूं ना मैं भी, मैं कहूंगा तीसरे बच्चे को बुलाओ, उसकी डायरेक्शन कुछ रेशियोज पूछो। वो कह रहा है जी मेरे तो है 10, -3, -15 और 35 है। मैं कहूंगा आपके भी ठीक है भाई, आपने 5 मल्टीप्लाई कर रखा है। मैं उस बच्चे को बोलूंगा अपना एल निकालो, तो वो भी जब अपना एल निकालेगा ना, उसका एल भी सेम आए। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं एक वेक्टर के, लेकिन जब उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो वो यूनिक है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। गॉट इट? डायरेक्शन रेशियोज को बताऊं, ऐसे समझो, ये 3 नंबर निर्धारित करते हैं कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जब 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे, तो वहां पे लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करता था लाइन का स्लोप। लाइन के स्लोप से लाइन की डायरेक्शन पता चलती थी। अब स्पेस में किसी भी लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए या किसी वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन रेशियोज काम आते हैं। जब आप इसको हायर लेवल पे जीपीएस सिस्टम को ये करता है, मान लो उसमें इंजीनियरिंग करता है, जो जीपीएस गूगल मैप होता है, वो सारा इसी पे तो चलता है। किस डायरेक्शन में आपको जाना है वो गूगल मैप से सेट होता है, उसमें वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे सेटिंग करते होंगे उसकी वो, लेकिन हाँ वेक्टर्स पूरी तरह से यूज होता है। अब आप मेरे को बताएं, मैं थोड़ा सा स्टे करता हूँ, आप एक बार चीजों को दोबारा से देखकर और बताएं क्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस। अभी क्वेश्चंस में क्लैरिटी और आ जाएगी। पहले आप ये नोट कर लें, एग्जाम्पल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने रफ कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा ना कभी भी डायरेक्शन रेशियोज बताएं, वेक्टर आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, मैं कहूंगा ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज बताओ भाई। तो सिंपली क्या करना है आपने, आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वही तो देखने हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आप उनको बोल देना ओरिजिनल, या डबल करके मेरे को बोल देना, या ट्रिपल करके बोल देना, वो आपकी मर्जी है। सर तो हमारे एक्स वाई जेड भी मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक्स वाई जेड जो वेक्टर जब फ्रेम हो जाएगा, जब वेक्टर बन जाएगा, तो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वहीं से हम उसके डायरेक्शन रेशियोज देख के यहाँ से बता देंगे। रेशियो वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एलिमेंट को सेम प्रोपोर्शन में बनाने वाले 3 नंबर होते हैं, जिससे रेशियो बन जाता है। अब ये 3 नंबर बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा, ये रब कर दूं, ये आर हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया है। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हमेशा 1 होता है, बात एक ही है ये। और एबीसी को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। स्पेशल कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, जब वेक्टर मिलेगा उसी से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। एक चीज और समझाऊंगा, फिर हम इसके ऊपर जितने क्वेश्चन है पहले वो कंप्लीट करेंगे। तो अ लाइन, और ऑब्लिक में करके लिख लेना, अ वेक्टर हैज many direction ratios या infinite number of direction ratios but unique direction कोसाइन। किसी भी वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज तो हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक ही रहते। अब एक चीज और, ये एक मान लेते हैं ये लाइन जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए इस लाइन के ऊपर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। वेक्टर की शुरुआत हमने ऐसी की थी, अगर आपको याद हो। ये लाइन सेगमेंट हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन दे दी, तो अब ये क्या बन गया, डायरेक्शन AB देने के बाद ये वेक्टर बन गया। इस ए बी वेक्टर को मैंने कहा चलो आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जरा आर वेक्टर बताओ कैसे बनाते हो आप, जब 2 पॉइंट से वेक्टर को बनाते हो तो कैसे बनाते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ A x2 माइनस minus पोजीशन वेक्टर ऑफ x1 A। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करते हो। कहने का मतलब x2 में से x1 माइनस करोगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये ऐसे बनाओगे वेक्टर। अब मेरे को बताओ, वेक्टर तो रेडी हो चुका है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, जरा ये और बताओ। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। राइट, तो ए जो है जिसको डायरेक्शन रेशियोज को ए से डिनोट करते हो, तो ए क्या हो गया, x2 माइनस x1, बी हो गया y2 माइनस y1 और सी हो गया z2 माइनस z1। छोटी सी बात बस ये, जब मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा और मैं कहूंगा यहाँ से एक लाइन जा रही है, आपको भी ठीक है लाइन जा रही है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके मैं आपको बोलूंगा मुझे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो। तो आप, ऐसा नहीं है कि पहले आप वेक्टर बनाओगे, पहले तो वेक्टर बनाओगे माइनस करके, उसके बाद आप मेरे को डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे, नहीं, आप मेरे को डायरेक्ट माइनस करके डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये लाइन है, इसके 2 पासिंग पॉइंट हैं 1 2 3 और 4 5 6 या 4 5 7। मैं आपसे बोलूंगा इस लाइन के मुझे जरा डायरेक्शन रेशियोज दे देना, तो जरा दे दो, 3 3 4, राइट। क्या मैंने कोई दिशा बताई आपको? नहीं बताई। मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि वेक्टर जा रहा है ए से बी की तरफ या बी से की तरफ। मैंने आपसे क्या पूछा, बस मुझे डायरेक्शन रेशियोज दे दो। तो डायरेक्शन रेशियोज एक बच्चे ने तो क्या किया, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करके दे दिए। आप ये भी कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड पॉइंट को माइनस कर लो। तो जरा फिर से बताओ डायरेक्शन रेशियोज एक और, इसी लाइन के होंगे वो भी, -3 -3 -4। तो दोबारा सुनो, जब एक लाइन 2 पॉइंट से जाएगी और मैं आपको क्वेश्चन में बोलूंगा जरा मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताइए भी, तो वो आपकी चॉइस है। अब सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कर लेना, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेना, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। मतलब x2 माइनस x1 भी डायरेक्शन रेशियो है और x1 माइनस x2 भी डायरेक्शन रेशियो है। तो या तो फर्स्ट में से सेकंड पॉइंट माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, बताना कौन सा करोगे। आप सेकंड में से फर्स्ट कर लो। final में से finish। एक्चुअल में जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट जो टीचर के पास आएगा ना कॉपी चेक करने के लिए, उसमें यही कर रखा होगा। बाकी चॉइस आपकी है। नॉलेज के लिए बताऊं तो आप जैसे मर्जी माइनस कर सकते हो। और कोई बच्चे क्या करते हैं, डर से पंगेबाजी करते प्लस हैं, माइनस लगा। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन वेक्टर की इधर से इधर भी हो सकती है, डायरेक्शन वेक्टर की इधर से इधर भी हो सकती है, लेकिन वो होगा क्या, डायरेक्शन रहेगी इसी लाइन के ऊपर। तो इसलिए आप या तो इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, वो चॉइस आपकी होगी। नहीं समझ, मैं बोल रही थी कि जब हम लिखेंगे तो फिर हम ब्रैकेट के आगे प्लस माइनस करेंगे। नहीं नहीं लिखोगे, आप कोई भी एक लिखोगे। जैसे मैंने कहा इसकी डायरेक्शन रेशियोज बोलो भाई, तो आप बोलोगे a -3 b -3 c -4। ये आपका आंसर हो गया। दूसरे बच्चे का आंसर है a = 3 b = 3 c = 4। ये दोनों आंसर करेक्ट है। कोई भी एक, लेकिन दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक बताओ आप टीचर। ओके, क्या ये क्लियर हो गया? चलो जी, अब हम कुछ Yes, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दूंगा बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये बोर्ड का ही है। इफ अ लाइन makes
if a line makes angles alpha comma beta comma gamma, alpha comma beta comma gamma with the axis ax es, axis का मतलब तीनों एक्सिस हो गई हैं x y z रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला एंगल x एक्सिस से है, दूसरा y एक्सिस से है, तीसरा z एक्सिस से। ठीक है, तो एक लाइन जा रही है कहीं स्पेस में और वो तीनों एक्सिस से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of number 1 sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, number 2 cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma। मैंने एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग 1 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। हाँ, cos 2 alpha, ये स्क्वायर नहीं है, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma। तो एक लाइन स्पेस में कहीं जा रही है, तीनों एक्सिस से हमने एंगल मेजर किया तो अल्फा बीटा गामा नजर आए, तो भाई इसकी और इसकी वैल्यू निकाल, ट्राई करके देख लो एक बार। हाँ, मैं आपको हिंट तो जरूर दूंगा सॉल्यूशन में। हिंट तो मेरा ये है, मुझे मालूम है एक बात, कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर जब स्पेस में तीनों एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल पे इंक्लाइंड होता है, तो ये मेरी नॉलेज में है, उन तीनों एंगल का cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। ये बात मुझे मालूम है। 2 आ रहा है पहले का। Sir, 2 पहले का तो 2 आंसर ठीक है। अब देख लो, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ये अब अपना देख लो। 2-3 बच्चों ने मेरे को आंसर बता दिया, इधर 2 आ रहा है, बहुत आसान है। कर सकते हो -1 सेकंड का। सेकंड का, सेकंड का आएगा करेक्ट, -1 आएगा। पहले का 2 आ रहा है और सेकंड का -1 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। कैसे होंगे चलो बताता हूँ, पहला बताता हूँ, दूसरा ट्राई करना अपने आप। ये रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है। मैंने देखो इसी रिजल्ट को क्या किया, जो cos स्क्वायर अल्फा है 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है ना। इसी तरह से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो गया, लेकिन रहेगा तो इक्वल टू 1 ही। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर तो 3 हो गए, ये वाला 1 इधर आके माइनस हो गया, और ये तीनों साइन स्क्वायर अल्फा उधर जाके प्लस हो गए। लो, हो गया पहला पार्ट सॉल्व। ये सर सेकंड -1 आ, इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। अब सेकंड देख लो क्या करना है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। कुछ ऐसा सोचो कि ये भी किसी तरीके से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा में आ जाए, क्योंकि अगर ये आ गया तो इसकी वैल्यू तो बताया ना 1 होती है, उसको यूज कर लेंगे जल्दी से जरा। सर मैंने तो उसका अंदर वो फॉर्मूला लगा दिया 1 - 2 cos बिल्कुल स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल वही लगाना है। देखो ये जो है ना cos 2 अल्फा, इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, गोल्डन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, cos स्क्वायर वाला। लेकिन तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर में 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। cos 2 बीटा को क्या लिखेंगे सिमिलरली, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 एंड सिमिलरली 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब कर लो सॉल्व इसकी वैल्यू, इसके तीनों के प्लेस पर ये 3 आ गए। अब कर लो सॉल्व इसको, अब क्या बचा? सर इसे साइन से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे कर पास सकते उसकी हैं। वैल्यू है। वो तो देखो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट दे दिया ना, इसलिए आपके पास वैल्यू है ना। अगर मैं आपको फर्स्ट पार्ट ना देता तो भाई मैं आपको डायरेक्टली अगर सेकंड पार्ट दूं एग्जाम में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट पार्ट निकालना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है भाई, बेटर ऑप्शन ये है कि इसी से करते हैं ना। मान लो फर्स्ट पार्ट एग्जाम में नहीं आया तो 3/2 कैसे भाई, देखना जरा, इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा, q cos स्क्वायर -1 आएगा। भाई मैं सारे cos स्क्वायर के जो 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये जो 3 -1 है वो तो अलग साइड हो गए, ये -3 हो गया। अब ये ब्रैकेट में क्या बन गया बताओ, ये पूरा क्या होता है, 1 ये 1 होता है, तो 2 into 1 और -3, 2 into 1 -3 इक्वल टू -1 हो गया सॉल्व। क्लियर? तो याद रखें जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ ऐसा देंगे वो आपको
जिससे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इस्तेमाल होगा ही होगा, और ये होगा तो जरूर इसकी वैल्यू को 1 पुट करने को बोल रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के, लेकिन ये दोनों अलग अलग आए थे एक एक नंबर पे। आगे चलें। नेक्स्ट दे दूं, लिखो। If a line makes angles, if a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x comma y and z axis respectively. इस बार एंगल दिए हुए हैं, जो लाइन कितने कितने एंगल पे इंक्लाइंड है तीन से। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसे लिख लिया करो, d डॉट कोसाइंस। d कोसाइंस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने आपको अल्फा एंगल दिया है, मैं आपको बीटा दिया है, मैंने आपको गामा दिया है। फटाफट से आप मुझे LMN बता दें। 0 1/2 √3/2। ठीक है भाई, L जो होता है वो तो cos अल्फा ही होता है ना, L को तो बोलते हैं cos अल्फा। ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, अल्फा पुट कर दो इसमें। पहला cos 90 0 हो गया, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन 0 है। दूसरा आपका cos 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरा आपका cos 30 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो और चेक करना चाहो कर लेना, तीनों के स्क्वायर का सम बना रहा हो। तो एक लाइन तीनों एक्सिस से इतने इतने एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती है। डन? यस सर। नहीं, बस एलिमेंट पूछ रहे हैं। एंगल तो दे ही रखे हैं, एंगल क्यों पूछेगा? वो कह रहा है एंगल तो बने हुए हैं, आप डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो एलिमेंट के वैल्यूज नंबर में निकालनी है। वो तो नंबर 1 हो गया 0, cos 60 हो गया आपका हाफ, और cos 30 हो गया आपका √3/2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस, तीनों के स्क्वायर का सम करोगे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। थर्ड क्वेश्चन, find the direction cosines of the line passing through the points। पहला पॉइंट है A, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 4 -5 एंड B, दूसरा पॉइंट B है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। So can you repeat the question I'm having? Like, Sure, the I voice repeat. cracked. I repeat, find the direction cosines of the line, find the direction cosines of the line passing through the points A and B, passing through the points A and B। और दोनों पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आपसे फिर से डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा हूं, लेकिन एंगल नहीं दिए मैंने आपको। लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, उसकी हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइंस पता लगा। डायरेक्शन कोसाइंस 3/√77 -2/√77 8/√77। करेक्ट आंसर। डायरेक्शन कोसाइंस ABC होते हैं या LMN होते हैं? LMN LMN। ABC क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन रेशियोज निकालें। डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकालेंगे, तो पहले आप अपना A बताएं। अब देखो चॉइस आपकी है, फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। मैं प्रेफर करूंगा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। -3 क्यों? 1 में से जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो पहली माइनस से प्लस हो गया ना। चॉइस आपकी, लेकिन करना ध्यान से। B हो गया -2 और C हो गया 8। ये आपके ABC हैं डायरेक्शन रेशियोज। मतलब इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर बना हुआ होगा ना, हमने बनाया नहीं उस वेक्टर को, वो इस डायरेक्शन में होगा। I 3i कैप -2j कैप और +8k कैप होगा।
लेकिन हम वेक्टर नहीं बनाना, अब हम सीधा एल निकालेंगे। ये आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन, तो ए की वैल्यू को यानी 3 को डिवाइड करेंगे तीनों के स्क्वायर का सम करके जो अंडर रूट आएगा, कितना आएगा देखो 9 अंडर रूट प्लस 13 और 64 अंडर रूट 77। फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है क्योंकि। और सिमिलरली एम लिख लो आप -2 अपॉन अंडर रूट 77 और n इज इक्वल्स टू 8 अपॉन अंडर रूट 77। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? तो जब आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन लिख दो नीचे, खत्म। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन कोसाइन तो मैंने आपसे पूछ लिया और आपने बता दिया। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, और मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो लाइन जा रही है उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? डायरेक्शन कोसाइन तो पता है ये है, अभी मेरे को एंगल चाहिए एक्स एक्सिस से। cos इनवर्स 3 अपॉन Cos inverse. 77। Yes. करेक्ट, ये जो एल की वैल्यू है ये कॉस अल्फा की तो वैल्यू है। अगर कॉस अल्फा ये है तो अल्फा कितना होना चाहिए? बस। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से इससे इस लाइन का एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल बताओ, तो एक्स एक्सिस से इसका इतना एंगल बनेगा, और वाई एक्सिस से निकालना हो तो cos इनवर्स -2/√77, और जेड एक्सिस से एंगल चाहिए तो 8/√77। अब देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में यही फर्क है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एंगल थे, ये एलएमएन हमने निकाले। इस बार मान लो मैं कह रहा हूं एलएमएन ये है तो एंगल बताओ, तो एंगल cos इनवर्स से बता दो, यही तो होगा। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the vector, एक वेक्टर लिख लो, i cap plus j cap plus k cap, i cap plus j cap plus k cap is equally inclined with the coordinate axis AXES। मतलब आप ये प्रूव करके दिखाएं कि ये जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या होता है इक्वल इंक्लाइंड का? So तीनों Alpha, Equal beta, angle. gamma equal होंगे. यस, तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहे हैं। यानी आपको क्या प्रूव करना है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन पहला है वही डायरेक्शन कोसाइन दूसरा होगा और वही डायरेक्शन कोसाइन तीसरा होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल दिखा दोगे ना तो प्रूव हो जाएगा इक्वल इंक्लाइंड है, क्योंकि उससे cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर हो जाएंगे। तुषार, Done. इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो? सिर्फ देख के बोलना है। 1 1 1 डायरेक्शन रेशियोज सिर्फ कोफिशिएंट्स देखने होते हैं। अब आपने क्या लिखा, मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन लिखना कैसे। आप ऐसे लिख सकते हैं डी रेशियोज, ठीक है, और छोटा लिखना है और छोटा करते हैं, देखो इसको रेशियोज मत लिखा करो, क्या लिखो डी आर्स, ऐसे लिख सकते हो। डी आर्स हैं, ब्रैकेट आप ये वाला यूज करेंगे, देखो ध्यान से, लेस देन ग्रेटर देन का साइन। डायरेक्शन रेशियोज हमेशा आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है 1 1 1। अब आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस या डी कोसाइंस, वो आप डिनोट करेंगे एल एम और एन से। एल हो गया 1 बाई 1 कितना, by root. और ये भी हो गया। अब सोचो एल एम एन अगर तीनों के सेम है तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या बना हुआ है, cos इनवर्स 1 बाई cos इनवर्स 1/√3। तो तीनों cos इनवर्स सेम है, लो जी शो हो गया। देयरफॉर वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लिख देना। क्या बात सही में आई? यस अगर सर। किसी भी वेक्टर का, देखो किसी भी वेक्टर का अगर आपको एक्स एक्सिस से एंगल निकालना हो ना, अब आज के बाद एक्स एक्सिस से एंगल निकालना हो, फॉर एग्जांपल मुझे इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, कितने एंगल पे ये वेक्टर एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, एक्स एक्सिस और इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो देखो कितना आसान काम है, अब 2 लिखा, डिवाइड में लिख दिया तीनों के स्क्वायर का सम, 4 + 1 + 1 √6, ये हो गया। ये पता है मैंने क्या निकाला है, बताना क्या निकाला है मैंने, ये एल निकाला है, डायरेक्शन कोसाइन और अल्फा। इसी के आगे जब मैं cos इनवर्स लगा दूंगा तो ये मेरा अल्फा हो गया। मतलब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। ये वेक्टर वाई एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा,
-1/√6 cos inverse. अगर y एक्सिस एंगल पूछेंगे तो -1/√6 और cos इनवर्स लगा। तो सिंपल सा काम हो गया। किसी भी वेक्टर के तीनों एक्सिस से एंगल बताने हो तो इस तरह से बता सकते हो। और अगर आपके ये तीनों सेम आ रहे हैं L M N, तो खुद ही लॉजिक लगाओ, जब L M N सेम आ रहे हैं तो इनके cos इनवर्स सेम ही तो हुए। तो इसका मतलब ये वेक्टर तीनों एक्सिस से बराबर इंक्लाइंड है, बराबर एंगल बनाता है। सेम है आपको आज का बेस। ये बेस बहुत जरूरी था, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आए, 3D में दिक्कत नहीं आए। और भाई आप लोग जो आ सकते हो ऑफलाइन क्लास में आओ, क्योंकि 3D को मैं कार्डबोर्ड से सिखाऊंगा और वो कार्डबोर्ड ना कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं देगा जब मैं दिखाऊंगा। तो देखो जो ऑनलाइन, जैसे गौरिका बहुत दूर है, निशिता दूर है, वो नहीं आ सकते, बाकी लोग आ सकते हो तो आ जाओ भाई। सर मैं अभी बहुत दूर हूँ। अच्छा हाँ, शुभम भी बहुत दूर है। चलो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, इतने दूर होकर भी हम क्लास कर पाते हैं। चलो जी, फिर परसों मिलते हैं, Yes. कंटिन्यू करेंगे 3D को। ऑलराइट।